हेलो डे स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। मुझे आशा है कि आप सभी छात्र छात्रा स्वस्थ व मस्त होंगे। तो आज की वीडियो में हम कक्षा 10 के लिए जो कि विषय हिंदी है उसके पेपर को चर्चा अच्छे से करेंगे, एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे। तो ये जो पेपर होने वाला है आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो यहीं से आपके लिए फंस जाएगा पेपर। तो जो भी छात्र छात्रा देखेंगे वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे, ठीक है। तो कह रहा है नोट सभी प्रश्न हल करने हैं। खंड अ में कह रहा है पहले वाला कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए, ठीक है। तो जो पहले वाला है उसका हमारा पहला सही है। रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध है, तो पहला है इसमें, ठीक है। अब दूसरा 1800 कितने में हुआ? 1884 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, अगुणा नामक ग्राम में, ठीक। चौथी वाला कह रहा है कि चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है? तो चंद्रगुप्त हमारी जो है नाटक विधा की रचना है, ठीक है। इसमें तीसरा सही हो जाएगा। चौथे वाला सही कर दिया। अब पांचवे में कह रहा है कि मेरी आत्मकथा के लेखक हैं, तो मेरी आत्मकथा के लेखक बाबू गुलाब राय हैं, पहले वाला सही है। छठवें में रासो ग्रंथ की भाषा है, रासो ग्रंथ की भाषा डिंगल है, तो तीसरा वाला सही है ग। और सातवें में भक्ति काल की रचना है। भक्ति काल की कौन सी रचना है? ये हमें जो सातवें वाले में कौन सी रचना है? ये विनय पत्र का रचना है जो कि तुलसीदास की है, ठीक है, ये सही है। नौवें में देखेंगे, आठवें में कह रहा है कि तार सप्तक काव्य के संपादक हैं, तार सप्तक काव्य के संपादक हैं सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन आज्ञे, ठीक है। तो हमारा आठवें का ग सही है। नौवें की बात करेंगे, वन पथ पर कविता किस कृति से संबंधित है? तो ये जो कविता है वो हमारी संबंधित है, ये जो हमारी ये नौवे का ये सही है। आप अच्छे से देख लेंगे इसको एक बार, ठीक है। तो हमारे अनुसार ये जानकी मंगल से है, वन पथ पर कविता, ठीक है। 10वें वाले को देखेंगे तो 10वें वाले में कह रहा है कि बिहारी की काव्य शैली है, तो बिहारी की काव्य शैली क मुक्तक है, तो पहले वाला सही है क 10वें का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो 11वें कह रहा है कि हंसे हंसे भजे देख दूल्ह दिगंबर को पाहुन जे अवे हिमाचल के छल उछल में शीश पर गंगा से भोजन हास को दंग भयो नंगा के विवाह में। इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो इस पंक्ति में हमारा जो है आप देख लीजिए, हमारे अनुसार जो है हास्य रस है इसमें, ठीक है। हमारे अनुसार क्या हास्य रस है, आप देख लीजिए, सही चिन्ह लगा लीजिए, ठीक है। 12वें कह रहा है कि कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? क्या है, कौन सा अलंकार है? तो कोटि कोटि यानी कोटि कुलस यानी क और क की बार बार आवृत्ति हुई है, तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? इसमें हो जाएगा अनुप्रास अलंकार, तो घाघड़ी सही है हमारा। 13वें की बात करेंगे तो कह रहा है कि जिस छंद के प्रत्येक चरण में एक समान मात्राएं होती हैं उस छंद को कहा जाता है। तो हमारी प्रत्येक चरण में समान मात्राएं होती है तो उसको सममात्रिक छंद कहा जाता है। क्या? सममात्रिक छंद कहा जाता है, ठीक है। और ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इसमें क्या सममात्रिक छंद होता है, ठीक है। तो अब हम 14वें की तरफ बढ़ते हैं। तो 14वें कह रहा है कि अनंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, यानी अनंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पे अनंत शब्द में अनधन अंत होता है, तो हमारा क सही है, ठीक है। 14वें का क सही है। अब हम 15 की बात करें तो कह रहा है कि आई प्रत्यय से युक्त कृदंत शब्द है, यानी कृदंत शब्द कौन सा है? तो हमारा मतलब 15वें का ग सही है, पढ़ाई शब्द है, ठीक है। पढ़ाई है, जैसे लड़ाई है, ये जो शब्द है हमारा आई का जो प्रत्यय है उससे बनते हैं, ठीक है। तो हमारा 15वें का ग सही है, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये भी, ठीक है। तो 16वें कह रहा है कि पूर्व पद संख्यावाची होता है, कौन सा मतलब समास होता है? तो इसमें जो पूर्व पद संख्यावाची होता है उसमें होता है हमारा कौन सा समास? द्विगु समास होता है। कौन सा होता है? हमारा द्विगु समास होता है, ठीक है। और कर्मधारय की बात करें तो कर्मधारय में क्या होता है? कर्मधारय में पहला पद क्या होता है? विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष होता है कर्मधारय में, ठीक है। द्वंद्व समास की बात करें तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें द्वंद्व समास की तो हमारा हो जाएगा क्या? जन्म मृत्यु हो जाएगा और अपना पराया हो जाएगा। ऐसे जो शब्द आते हैं ये हमारे द्वंद्व समास के होते हैं। जैसे राजा रानी है, इसमें हमारा उसका चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे राजा रानी में ये योजक चिन्ह होता है, इसका प्रयोग होता है, तो हमारा द्वंद्व समास हो जाता है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। ये समझा दिए, ठीक है। मुझे आशा है 16वां अच्छे से समझ में आया होगा। अब हमारा 17वां सवाल कह रहा है कि शिकारी का बाण
हिरड को लगा, यानी हिरड है उसको लगा, तो इसमें बाण शब्द यहाँ पे नहीं दे रखा था, तो बाण शब्द का इसमें क्या संकेत सांकेतिक का पर्यायवाची शब्द है, यानी जो हमारा नीचे सांकेतिक है उसका पर्यायवाची शब्द है, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा सर, यानी बाण शब्द का पर्यायवाची होता है सर। ठीक है, तो ये सही है, 17वें में क सही है। ठीक है, 18वें की बात करें तो प्रवृत्तियोग में का संधि विच्छेद है, यानी प्रवृत्तियोग का संधि विच्छेद कौन सा है, इसका संधि विच्छेद है हमारा घड़ी है, यानी प्रधन वृत्तियोग है। ठीक है, प्र उपसर्ग है, इसमें क्या है प्र उपसर्ग। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छे समझ में आया। 19वें की बात करेंगे तो मति का द्वितीय बहुवचन का शब्द रूप है, यानी जो मति शब्द है उसका द्वितीय बहुवचन शब्द लगाना है, तो मति का द्वितीय बहुवचन होगा क, यानी मति होगा, मति होगा। ठीक है, तो ये शब्द अच्छा से सही है। ठीक है, 20वें की बात कर लेते हैं, लास्ट में की, तो कह रहा है कि नदीभ्य में विभक्ति और वचन लिखिए, यानी वचन बताना है और विभक्ति बताना है। तो ये जो है इसमें क्या होता है, इसमें हमारा गैया सही है, यानी ग वाला सही है, पंचमी बहुवचन है, चतुर्थी बहुवचन होता है और पंचमी बहुवचन होता है, इसलिए हमारा क्या है पंचमी बहुवचन दिया है, चतुर्थी बहुवचन नहीं दिया। ठीक है, यहाँ पे द्विवचन दिया है तो ये नहीं होगा। ठीक है, मुझे ऐसा ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं खंड ब में, तो आप यहाँ से देख लीजिए, यानी कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश के उत्तर दीजिए, तो ये आपके लिए इंपोर्टेंट रहेगा, इस गद्यांश को देख लेना। क्या इंपोर्टेंट रहेगा, इस गद्यांश को देख लेना, यहाँ से पढ़ोगे तो आपको मतलब यहाँ जो हमारे पास दे रखा है क्या, इसमें नीचे अंडरलाइन दे रखी, इसका हमें अर्थ भी करना है। ठीक है, आगे पलटते हैं। इस तरह के आपको दिए जाएंगे, कर दिया जा रहा है गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या लिखिए, लेखक के गद्यांश जो में क्या संदेश देना चाहता है उसको भी लिखना है। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। दूसरे में कह रहा है, दूसरे में ये हमें कविता दे रखी है, इसमें कविता में हमें क्या, ये महाराणा प्रताप किसके विरुद्ध युद्ध कर रहे थे, ये हमें दिया है, ये इंपोर्टेंट, ये भी आपके लिए इंपोर्टेंट होने वाला है। आगे चलेंगे तो आगे हमारा तीसरे में कह रहा है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है, तो आपके लिए ये इंपोर्टेंट हो जाता है, ये दूसरे वाला ये इंपोर्टेंट हो जाता है, ये इसलिए कह रहा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर है, तो इसको अच्छे से याद कर लेना है इन तीनों जीवन परिचयों के। ठीक है, यहाँ पे सूरदास का भी इंपोर्टेंट हो जाता है और आपका गोस्वामी तुलसीदास दोनों इंपोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो आगे हम देखेंगे चौथे में हमें कह रहा है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अनुवाद करना इस तरह का पेपर है, ये आपको देख लेना किस पेपर है, तो आपको ये भी इंपोर्टेंट होने वाला है। तो इस श्लोक की क्या संदर्भ सहित व्याख्या लिखनी हिंदी में। ठीक है, तो ये मरण मंगलम यत्र विभूष्य ये दिया है। ठीक है, तो इसको अच्छे से देखना है। 6वें वाला मतलब श्लोक लिखना है 6वें वाले में, 7वें को ही देख लेना है, ये हमें दिया है। तो इस तरह का पेपर दिया है, तो मुझे ऐसा है ये आपके लिए अच्छे से हेल्पफुल रहने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले जो मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर उनके साथ होते हैं वीडियो देख लेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट जो हमारा पेपर रहेगा आपकी परीक्षा की दृष्टि से उसके साथ।